नमस्कार। जब हम प्राचीन यूनान के दार्शनिकों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में दो तीन नाम ही आते, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जो इन सबसे बहुत अलग था। एक ऐसा आदमी जो सुकरात से ज्ञान ले रहा था और साथ ही हजारों सैनिकों की एक आर्मी को कमांड भी कर रहा था। और यही बात उन्हें सबसे दिलचस्प बनाती है। उनका नाम है ज़ीनोफॉन। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे गुरुदेव आश्रम का ये दस्तावेज स्टोरी ऑफ ज़ीनोफॉन, वो हमें एक ऐसे विचारक से मिलाते हैं जो मतलब हवा में किले नहीं बना रहा था। जहाँ प्लेटो एक आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य की कल्पना कर रहे थे, वहीं ज़ीनोफॉन ये पूछ रहे थे कि असल दुनिया में मुश्किल हालात में एक अच्छा लीडर बना कैसे जाए। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सैनिक दार्शनिक के दिमाग को समझने की कोशिश करें। एक ऐसा व्यक्ति जो लीडरशिप, मैनेजमेंट और इकोनॉमी पर लिख रहा था, वो भी आज से लगभग 2500 साल पहले। बिल्कुल। ये कहानी एक ऐसे प्रैक्टिकल जीनियस की है जिसके विचार आज भी हैरान करते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। जब मैंने स्रोत को पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले यही बात मेरे दिमाग में अटकी। एक दार्शनिक और एक पेशेवर सैनिक, ये तो दो अलग अलग ध्रुव लगते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ आप जीवन के अर्थ पर सवाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जंग के मैदान में जिंदा रहने की रणनीति बना रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही ज़ेनोफॉन की पहेली है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। उनके विचार किसी लाइब्रेरी में बैठकर नहीं बने थे। वो जंग के मैदान की धूल, डर और अनुशासन से निकले थे। उन्होंने नेतृत्व को जिया था, सिर्फ उसके बारे में पढ़ा नहीं था। उनके लिए दर्शन कोई दिमागी कसरत नहीं थी, बल्कि मुश्किल हालात में सही फैसले लेने का एक टूल था। और इसका सबसे जबरदस्त सबूत है 10,000 सैनिकों की वो अविश्वसनीय कहानी। ये तो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की स्क्रिप्ट लगती है। बिल्कुल। कहानी यह है कि 401 ईसा पूर्व में ज़ीनोफॉन एक, आप कह सकती हैं, भाड़े की यूनानी सेना में शामिल हुए। ये सेना फारस के राजकुमार साइरस द यंगर के लिए लड़ रही थी, जो अपने भाई से सिंहासन छीनना चाहता था। अच्छा। लेकिन एक लड़ाई में साइरस मारा गया और फिर धोखे से फारसियों ने यूनानी सेना के सारे टॉप कमांडरों को भी मार डाला। यानी 10,000 सैनिक दुश्मन के देश में हजारों किलोमीटर अंदर बिना किसी लीडर के पूरी तरह से फंसे हुए। ये तो एक बुरे सपने जैसा है। और उसी बुरे सपने के बीच सैनिकों ने ज़ीनोफॉन को अपना लीडर चुना। यहां से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। उन्हें इन डरे हुए, हताश और बिखरे हुए सैनिकों को न सिर्फ एकजुट करना था, बल्कि उन्हें 4,000 किलोमीटर का सफर तय करवाकर सुरक्षित वापस भी लाना था। रास्ते में दुश्मन सेनाएं, बर्फीले पहाड़ और भूखमरी, सब कुछ था। और उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने इस पूरी यात्रा को अपनी किताब एनाबिसिस में लिखा, जो आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमियों में लीडरशिप पर एक क्लासिक मानी जाती है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि एनाबिसिस सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है। आप एक हारी हुई टीम का मनोबल कैसे बढ़ाते हैं? सही बात है। आप लोगों को एक कॉमन लक्ष्य के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, आप अनुशासन कैसे बनाए रखते हैं बिना तानाशाह बने? इन सवालों के जवाब ज़ेनोफॉन ने उस यात्रा में खोजे और लिखे। और उनके सारे विचार इसी अनुभव की नींव पर टिके हैं। बिल्कुल, उनके मैनेजमेंट और राजनीति के सारे विचार। लेकिन एक मिनट, वो खुद एथेंस से थे, जो लोकतंत्र का केंद्र था। फिर भी उनके स्पार्टा के साथ इतने अच्छे रिश्ते कैसे बन गए, जो एथेंस का सबसे बड़ा दुश्मन था? हाँ। क्या अपने ही शहर के सिस्टम को छोड़कर दुश्मन के सिस्टम की तारीफ करना एक तरह का विश्वासघात नहीं माना गया होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और एथेंस के लोगों ने इसे बिल्कुल ऐसा ही माना। ज़ेनोफॉन स्पार्टा के अनुशासन, उनकी सैन्य ताकत और समाज को व्यक्ति से ऊपर रखने की उनकी सोच से बहुत प्रभावित थे। अच्छा। खासकर वहां के राजा एजिसिलस द्वितीय के वो बहुत करीबी दोस्त बन गए। इसी वजह से एथेंस ने उन्हें देश निकाला दे दिया, उन्हें गद्दार माना गया। तो एक तरह से वो बेघर हो गए। हाँ, लेकिन ये देश निकाला उनके लिए एक छिपा हुआ वरदान साबित हुआ। स्पार्टा ने उन्हें स्किलस नाम की एक जगह पर एक बड़ी जमीन दी। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 20 साल एक रिटायर्ड जेंटलमैन की तरह गुजारे। खेती की, शिकार किया और सबसे जरूरी, उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताबें वहीं लिखीं। कमाल है।
कभी कभी जिंदगी आपको मुख्य रास्ते से हटाकर ही आपकी असली मंजिल तक पहुंचाती है। बिल्कुल। ये भी कमाल है कि युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मैनेज करने वाला यही इंसान घर की अर्थव्यवस्था के बारे में भी लिख रहा था। क्या इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई कनेक्शन था? नहीं, यहाँ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। ज़ेनोफेन के लिए चाहे आप एक सेना को मैनेज कर रहे हो, एक शहर को या एक घर को, बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं। जैसे संसाधनों का सही इस्तेमाल, लोगों को प्रेरित करना और एक व्यवस्था बनाना जो खुद चल सके। इसी सोच ने उन्हें अर्थशास्त्र का जनक बना दिया। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इकोनॉमिक शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में स्टॉक मार्केट और जीडीपी जैसी चीजें आती हैं। और यही ज़ेनोफेन की प्रतिभा दिखती है। इकोनॉमिक शब्द असल में उनके लिखे ग्रंथ के शीर्षक से आया है, ओ इकोनॉमिकोस। हाँ, इसका ग्रीक में मतलब है घर का प्रबंधन, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट जी। उन्होंने इस विषय पर सबसे पहले व्यवस्थित रूप से लिखा और उनका सबसे क्रांतिकारी विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वो क्या था? उन्होंने पूछा, संपत्ति क्या है? आज हम कहेंगे पैसा, सोना, जमीन, लेकिन ज़ेनोफेन ने कहा नहीं। तो फिर क्या? किसी चीज का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता में है, मतलब उसकी यूटिलिटी में। यानी अगर आपके पास कोई चीज है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या करना नहीं जानते, तो वो आपके लिए संपत्ति नहीं है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक महंगी स्पोर्ट्स कार है लेकिन मैं उसे गैराज से बाहर ही नहीं निकालता, तो ज़ेनोफेन के हिसाब से वो मेरी संपत्ति है ही नहीं। बिल्कुल। ये तो आज के मिनिमलिज्म के विचार जैसा लगता है कि चीजें उतनी ही रखो जितनी काम की हो। आपने एकदम सही समझा। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि एक आदमी के पास बहुत अच्छी बांसुरी है पर उसे बजानी नहीं आती, तो वो बांसुरी उसके लिए बेकार है। लेकिन एक संगीतकार के लिए वही बांसुरी बेशकीमती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के पास सबसे महंगा कैमरा हो लेकिन उसे सिर्फ ऑटो मोड पर चलाना आता हो। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए एक सामान्य कैमरा भी ज्यादा मूल्यवान है। तो संपत्ति एक ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, ये व्यक्ति और उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हाँ। और उन्होंने इस विचार को घर पर कैसे लागू किया? उन्होंने घर को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा। उन्होंने श्रम विभाजन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर की बात की कि घर में काम का बंटवारा होना चाहिए ताकि हर काम कुशलता से हो। और पत्नी की भूमिका पर भी उन्होंने कुछ कहा था? हाँ, और वो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही प्रगतिशील बात थी। उन्होंने पत्नी को सिर्फ घर संभालने वाली नहीं बल्कि एक मैनेजर, एक एक्टिव पार्टनर के रूप में देखा। उनका मानना था कि पति का काम बाहर से संसाधन कमाकर लाना है और पत्नी का काम उन संसाधनों को घर के अंदर मैनेज करना और बढ़ाना है। दोनों बराबर के पार्टनर? बिल्कुल, दोनों बराबर के पार्टनर हैं। ये बात 4वीं सदी ईसा पूर्व में कहना वाकई बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात। और उनके आर्थिक विचार सिर्फ घर तक सीमित नहीं थे। अपनी आखिरी किताब वेज एंड मीन्स में उन्होंने पूरे एथेंस शहर के लिए एक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान पेश किया। अच्छा। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम आज कमर्शियल इंपीरियलिज्म कह सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, कमर्शियल भी और इंपीरियलिज्म भी। हाँ, उनका तर्क था कि एथेंस को दूसरे राज्यों पर हमला करके उन्हें लूटने की अपनी पुरानी आदत छोड़ देनी चाहिए। ये महंगा भी है और खतरनाक भी। तो फिर क्या करना चाहिए? इसके बजाय एथेंस को एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विदेशी व्यापारियों और कारीगरों को एथेंस में बसने के लिए आकर्षित करो, उन्हें टैक्स में छूट दो, अच्छी सुविधाएं दो, ताकि दुनिया भर का पैसा और टैलेंट एथेंस आए। शहर अपने आप अमीर हो जाएगा? बिल्कुल। ये युद्ध से नहीं, व्यापार से साम्राज्य बनाने का मॉडल था। ये तो बिल्कुल आज की सिंगापुर या दुबई जैसी इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट लगता है। और उनका चांदी की खदानों को लेकर भी एक अजीब सा सुझाव था। हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद था। उन्होंने कहा कि सरकार को बड़े पैमाने पर गुलाम खरीदने चाहिए और उन्हें चांदी की खदानों में काम पर लगाना चाहिए। फिर इन गुलामों को प्राइवेट कंपनियों को किराए पर देना चाहिए। लेकिन क्यों? उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि खेती या दूसरे व्यापार में कभी मांग कम हो जाती है, कभी ज्यादा, लेकिन चांदी एक ऐसी चीज है जिसकी मांग कभी कम नहीं होती। हाँ, ये तो है। कोई नहीं कहता कि मेरे पास बहुत चांदी हो गई, अब और नहीं चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था में हमेशा लिक्विडिटी यानी नगदी बनी रहेगी। इस सब के साथ वो मेहनत को बहुत महत्व देते थे। एक शब्द का जिक्र स्रोत में है, पोनोस। हाँ, पोनोस। ये सिर्फ मेहनत या हार्डवर्क का अनुवाद नहीं है। यूनानी भाषा में इसका मतलब है एक तरह का, आप कह सकती हैं, गुणकारी संघर्ष। वो मेहनत जिससे सिर्फ दौलत नहीं बल्कि चरित्र भी बनता है।
अच्छा। जेनेफिन का मानना था कि आराम और आलस इंसान को कमजोर बनाते हैं, जबकि पोनोस उसे शारीरिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। और उनके लिए इसका सबसे अच्छा रूप खेती था। खेती क्यों? क्योंकि ये इंसान को प्रकृति के नियमों और जमीन की हकीकत से जोड़ता है। अच्छा, तो जैसे वो एक आइडियल इकोनॉमी नहीं बल्कि एक वर्किंग इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वैसे ही क्या वो एक आइडियल स्टेट की जगह एक वर्किंग स्टेट की तलाश में थे? क्या बात है, आपने उनके पूरे दर्शन का सार एक लाइन में कह दिया। बिल्कुल यही बात है। जब हम उनके राजनीतिक विचारों पर आते हैं तो प्लेटो और जेनेफिन का अंतर सबसे साफ नजर आता है। कैसे? प्लेटो अपनी किताब रिपब्लिक में एक काल्पनिक परफेक्ट राज्य का नक्शा बना रहे थे। जेनेफिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका पूरा ध्यान एक सवाल पर था, एक अच्छा शासक कैसा होता है। और इसका जवाब उन्होंने अपनी किताब सिरोपीडिया में दिया, जो साइरस द ग्रेट के बारे में है। क्या ये एक बायोग्राफी थी? बायोग्राफी से ज्यादा ये एक लीडरशिप मैनुअल था। उन्होंने साइरस महान का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया, एक मॉडल लीडर का। और जेनोफॉन का साइरस ताकत या डर से राज नहीं करता। तो फिर वो कैसे राज करता है? वो ज्ञान, उदारता, आत्मनियंत्रण और पर्सनल एग्जाम्पल से राज करता है। वो अपने लोगों की ज़रूरतों को समझता है, उनकी परवाह करता है और सबसे आगे रहकर मेहनत करता है। जेनोफॉन के लिए लीडरशिप कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। ये एक कला है जिसे सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। आप लोगों पर शासन नहीं करते, आप उनकी सेवा करके उनका नेतृत्व करते हैं। लेकिन एथेंस के लोकतंत्र के बारे में उनके विचार ज्यादा सकारात्मक नहीं थे ना? नहीं थे, और इसकी एक बड़ी वजह थी उनके गुरु सुकरात का हश्र। अच्छा, हाँ। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एथेंस की लोकतांत्रिक भीड़ ने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी। इस घटना ने उन्हें लोकतंत्र की सीमाओं को लेकर बहुत शंकालु बना दिया। उन्हें लगता था कि भीड़ आवेगों के वश में गलत फैसले ले सकती है। बिल्कुल, और उनकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक कुलीन वर्ग की थी, तो शायद उन्हें आम लोगों के शासन पर बहुत भरोसा नहीं था। तो अगर लोकतंत्र नहीं तो क्या वो राजशाही या स्पार्टा जैसी तानाशाही को बेहतर मानते थे? वो स्पार्टा के अनुशासन की प्रशंसा जरूर करते थे, लेकिन वो किसी भी एक सिस्टम के अंधे समर्थक नहीं थे। उन्होंने अपनी बाद की लिखाई में स्पार्टा के नैतिक पतन की भी आलोचना की। तो फिर हल क्या था? यहाँ उनके राजनीतिक विचारों का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बिंदु सामने आता है। और वो क्या है? जेनोफॉन का मानना था कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे राजशाही हो, कुलीन तंत्र हो या डेमोक्रेसी, वो तभी तक जायज है जब तक लोग उसे अपनी मर्जी से स्वीकार करें। अच्छा। जबरदस्ती की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलती। ये तो कंसेंट ऑफ द गवर्न वाला फंडा है, जो आज भी हर राजनीति का आधार है। मतलब शासितों की सहमति। हाँ, अगर लोग स्वेच्छा से, खुशी से आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, तभी आप एक सफल शासक हैं, वरना आप सिर्फ एक तानाशाह हैं। तो जेनोफिन की पूरी कहानी को अगर हम समेटें, तो एक सैनिक जिसने इतिहास की सबसे मुश्किल वापसी यात्राओं में से एक का नेतृत्व किया, एक अर्थशास्त्री जिसने संपत्ति का मतलब उसकी उपयोगिता से जोड़ा, और एक राजनीतिक विचारक जिसने कहा कि शासन का आधार ताकत नहीं बल्कि सहमति होनी चाहिए। वो एक ऐसे विचारक थे जो जमीन पर चलते थे। वो सिद्धांतों को कर्म में बदलते थे और अपने कर्म से, अपने अनुभव से सिद्धांत बनाते थे। वो एक अल्टीमेट प्रैक्टिशनर थे। प्लेटो अगर क्यों पूछ रहे थे, तो जेनोफिन कैसे पूछ रहे थे? बिल्कुल। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में भी घूम रहा है। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में हमारे नेताओं, हमारे कॉर्पोरेट मैनेजर्स, हमारे उद्यमियों को किससे ज्यादा सीखने की जरूरत है? प्लेटो के आदर्शवादी सिद्धांतों से जो हमें एक परफेक्ट दुनिया का सपना दिखाते हैं, या फिर जेनोफॉन के जमीनी अनुभव पर आधारित ज्ञान से जो हमें सिखाता है कि इम्परफेक्ट दुनिया में चीजों को काम कैसे करवाया जाए? क्या हमें एक बेहतर दुनिया की कल्पना करने वालों की ज्यादा जरूरत है, या फिर मुश्किल हालात से रास्ता निकालने वाले सैनिक दार्शनिकों की?